नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और फिर खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों को, पहले शॉर्ट में और फिर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले समझिए जगदा बाबू का क्या होगा, समझिए नीतीश चिराग कॉम्बिनेशन से कैसे बढ़ा है विपक्ष का टेंशन, धर्मांतरण के खेल को भी आपको समझाएंगे और इसके साथ ही एनएमसीएच के अजीबोगरीब कांड भी आपको बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने संकेत दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से जगदानंद सिंह की विदाई होगी और 21 जून तक आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुहर भी लग जाएगी। अब शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि 5 जुलाई को पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। आरजेडी में होने वाले इन बदलाव की इस गुगाहट पर सियासत तेज हो गई और विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि अब जगदानंद सिंह का क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जगदानंद सिंह की जगह पर कोई और होने वाला है राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष। ये हम नहीं कह रहे, इस बात का संकेत दिया है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने। शक्ति के संकेतों को समझें तो ये प्रदेश अध्यक्ष के पद से जगदानंद सिंह की विदाई होगी और 21 जून को आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुहर लग जाएगी। उसके पहले जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर पर चुनाव हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के मार्गदर्शन में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ 7 लाख लगभग सदस्य बनाए गए। एक बड़ी छलांग है, एक बड़ी लकीर है तेजस्वी। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से जगदानंद सिंह की जगह पर पार्टी को कोई और प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, जिस पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए पूछा है कि यदि ऐसा है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद क्यों नहीं हटाए जाते, उनका भी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और उन्हें हटाने का आधार क्या दिया जा रहा है कि वो उम्र दराज हो गए हैं, बीमार रहते हैं, जबकि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी उनसे ज्यादा बीमार रहते हैं और उम्र दराज भी हो गए हैं, तो उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा कहते हैं कि आरजेडी कुछ वर्गों को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। जीवन भर रघुवंश बाबू ने राजद और राजद की लीडरशिप के लिए तन मन धन तीनों न्यौछावर किया और अंत समय में राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का प्रथम परिवार लालू जी, उनके युवराज, अंत समय में रघुवंश बाबू को 1 लोटा पानी भी देना इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। जगदानंद सिंह पिछले साल हुए उपचुनाव के बाद से पार्टी ऑफिस नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनको लेकर काफी दिनों से कयासबाजी चल रही थी। शक्ति यादव के बयान के बाद ये साफ हो चुका है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से जगदा बाबू की विदाई तय है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप जगदानंद सिंह से जुड़ी खबर को समझने के लिए सबसे पहले जगदानंद सिंह के बारे में जान लीजिए। जगदानंद सिंह 2019 में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 6 बार ये विधायक रहे हैं, 1 बार बक्सर से सांसद भी चुने गए और लालू प्रसाद राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी रहे। अब जैसा कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बताया, उनके अनुसार जगदानंद सिंह अभी तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन 21 जून तक आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। मतलब ये कि जगदानंद सिंह की आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से विदाई तय मानी जा रही है। आरजेडी की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है, चूंकि जगदानंद सिंह की उम्र ज्यादा हो गई है, जगदा बाबू बीमार रहते हैं और उन्हें ज्यादा देर तक बैठने में दिक्कत होती है, इस वजह से उनकी जगह पर किसी और को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब आरजेडी के तर्क पर जेडीयू नेताओं ने सवाल उठा दिया। जेडीयू नेताओं का यह कहना है कि लालू प्रसाद की भी तो उम्र ज्यादा है, लालू जी भी बीमार रहते हैं, तो ऐसे में क्या आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लालू प्रसाद को हटाएंगे? वहीं बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि आरजेडी कुछ वर्गों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। यही वजह है कि रघुवंश सिंह की तरह ही
जगदानंद सिंह की भी विदाई तय है। और ऐसे में अब जगदानंद सिंह को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम आवास में हुई इस मुलाकात को आगामी चुनाव के नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है। वहीं अब इस मुलाकात पर सियासत भी तेज हो गई है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार की राजनीति में ये तस्वीर सुबह से लगातार घूम रही है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकात की है। दोनों के चेहरों पर दिख रही मुस्कुराहट वाली इस तस्वीर को अगले चुनाव के नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है सर? काफी विषय हैं, उन तमाम बातों को लेकर उनसे चर्चा हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है सर? काफी विषय हैं, उन तमाम बातों को लेकर उनसे चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान जमुई से एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती और नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी शामिल रहे। मुलाकात पर एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बिहार के मुद्दों पर बातचीत हुई है। सीएम ने चिराग पासवान को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने आगे आने वाले भविष्य के लिए भी, उनको जिम्मेदारी के लिए भी उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया है। मुलाकात की ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। एनडीए के बीच सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता अपने अपने तरीके से इस तस्वीर के मायने बताने में जुट गए हैं। साझेदार हैं तो हिस्सेदारी तो मिलेगी ही, लेकिन कितनी मिलेगी? चाचा कहीं फिर भतीजा को पुरानी हालात में न ला दे। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान एनडीए के अहम पार्टनर हैं और नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन का चेहरा हैं। ऐसे में मुलाकात हुई है तो ये अच्छी बात है। बिहार के कैप्टन नीतीश कुमार जी हैं और चिराग पासवान उसके एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, तो आपस में टीम के लोग मिलते रहते हैं, वो मिले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग लड़े थे, जिसका नुकसान चिराग के साथ ही जेडीयू को भी उठाना पड़ा था। अब जबकि दोनों साथ हैं तो सवाल है कि नीतीश चिराग का कॉम्बिनेशन, क्या विपक्ष का बढ़ गया टेंशन? न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये तस्वीर आज दिन भर बिहार की सियासत में चर्चा की वजह रही। और आइए अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद खड़े हो रहे सवाल के जरिए खबर को समझते हैं। सवाल है कि नीतीश और चिराग का कॉम्बिनेशन, क्या विपक्ष का बढ़ गया है टेंशन? इस तस्वीर और उसके बाद खड़े हो रहे सवाल को समझने के लिए एनडीए के कुनबे को जानना भी जरूरी है। 2025 के लिए एनडीए की टीम तैयार है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी, जितन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल है। खबर को समझने के लिए पिछले चुनाव के नतीजों को समझना भी जरूरी है। पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आप देख लीजिए। 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली और इंडिया गठबंधन 110 पर ही सिमट गया था। गठबंधन वाइज अगर 2020 में वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए को 34.85% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन को 32.59% वोट मिले। इसमें लेफ्ट शामिल नहीं है, यानी लेफ्ट के बगैर। अब ये समझिए, 2020 में चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं थे, मतलब उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। अगर चिराग पासवान साथ होते तो 2020 में एनडीए का वोट परसेंटेज 40.51% हो जाता, यानी एनडीए के 34.85% वोट में चिराग पासवान की पार्टी का 5.66% वोट जुड़ जाता, तो ये आंकड़ा 40% के पार चला जाता। लोकसभा चुनाव की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 36.51% वोट मिले, जबकि एनडीए का वोट परसेंटेज 45.47% था, वो भी जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वोट जोड़े बगैर। यानी अगर तुलना करें तो पता ये चलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को इंडिया से
यानी एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन से 8.96% अधिक वोट मिले, वो भी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वोट जोड़े बगैर। अब यहां पर चिराग फैक्टर को समझना जरूरी है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और चिराग पासवान की पार्टी ने अलग लड़कर 120 सीटों पर वोट काटने का काम 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था। यहां तक कि 54 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी तीसरे नंबर पर रही और उतने वोट लाए जिससे कम वोट से दूसरे नंबर की पार्टी चुनाव हार गई। अब जरा ये समझते हैं कि एनडीए की पार्टियों का चिराग की वजह से कितना नुकसान हुआ। तो आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि 2020 में चिराग पासवान की पार्टी की वजह से जेडीयू को 25 सीटों का नुकसान हुआ था और बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ और एनडीए की ही वीआईपी पार्टी को 4 सीट का नुकसान हुआ था। तो ऐसे में मतलब ये है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी का जो वोट परसेंटेज है, अगर वो वोट नहीं काटती तो एनडीए की सीटों की जो संख्या है वो 125 से बढ़कर 155 से ज्यादा हो सकती थी और जेडीयू की सीटों की संख्या बढ़कर 68 हो सकती थी। जबकि 2025 को लेकर यह फाइनल हो गया है कि एनडीए की ओर से बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी साथ-साथ चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में अब ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। और तो और नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद सवाल तो ये बनता ही है कि नीतीश चिराग का कॉम्बिनेशन क्या विपक्ष का बढ़ गया है टेंशन। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना के गोपालपुर में चल रहे धर्मांतरण के खेल के खुलासे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम के खुलासे के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जय श्री राम कहने पर बच्चों की पिटाई का ये मामला पटना के गोपालपुर इलाके का है, जहां पढ़ाई और प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों का धर्म बदलने का खेल चल रहा था। देखे तो वही कि धर्म परिवर्तन करवाता था, क्या ये सब लड़की को लेके पढ़ाता लिखाता था, लेकिन का लालच दे क्या हो गया। कौन कराता था? वही क्रिश्चियन लोग के थी, जो लेडीज थी वही। तो कितने दिन से यहाँ पर करा रही थी? 2 साल से चल रहा है। तो कैसे आपको पता कैसे चला? पता चला, सुने बगल में देखे तो हल्ला हुआ, माना किया जाता था तो मारा पीटी करती थी यहाँ पर। आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम को सूचना मिली थी कि गोपालपुर कन्नौजी गांव में पढ़ाने के नाम पर कुछ लोग धर्मांतरण का धंधा कर रहे हैं, साथ ही बच्चों का ब्रेन वॉश भी कर रहे हैं। एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जाती थी, जिसमें बच्चों को जय श्री राम बोलने पर उनकी पिटाई करने का भी आरोप है। भगवान की नया मान, हमारे ईश्वर ये बताइए कौन लोग बोलते हैं? वो वहाँ जो जाते हैं टीचर लोग बोलते हैं। वही लोग अच्छा, 2-3 तरह को मालूम हो गया। मारा किसको मारे हैं? खाली बोला जय श्री राम, इसलिए कौन मैडम? किस लिए जय श्री राम बोली? जय मैडम मारी परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके लिए मत नहीं करते, इसीलिए सब पढ़ाई छोड़ दिया, इसीलिए सब पढ़ाई छोड़ दिया। क्या बोला है? गोपालपुर के कन्नौजी गांव में 4 लोगों पर पैसे और मुफ्त शिक्षा का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। धर्मांतरण के इस खेल की संचालिका नालंदा की रहने वाली सुषमा कुमारी थी, वहीं नौबतपुर की रेखा कुमारी, रामकृष्ण नगर की सीता कुमारी और आशीष कुमार उसके मददगार थे। पुलिस ने लिखित शिकायत के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या किया, अभी उसकी जांच चल रही है कि क्या किया जा रहा था, कैसे लोग आ रहे थे, इस संबंध में जांच चल रही है। उसमें कुल कितने लोग थे? अब कितने लोग थे? तत्काल तो 3 लोग आए थे, अब उसकी जांच हो रही है। जांच के बाद कितने लोग उसमें शामिल थे पता चल जाएगा। किस इलाके का मामला है? कन्नौजी, गोपालपुर थाना में कन्नौजी गाँव। 2 साल से इलाके में ये नेटवर्क एक्टिव था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि धर्मांतरण के इस खेल के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और आइए अब समझते हैं कि भारत में धर्म परिवर्तन पर क्या स्थिति है। देखिए, भारतीय संविधान में धर्म परिवर्तन को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है,
लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र जरूर किया गया है। संविधान के अनुसार लोगों को भारत में 3 तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी धर्म को पालन करने की और किसी भी धर्म के प्रचार करने की। लेकिन प्रचार का मतलब ये नहीं कि आप धर्मांतरण कराने लगे। कानून के अनुसार डराकर, धमकाकर या फिर किसी व्यक्ति को लालच या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना कानूनी अपराध है। अब आप ये जानिए किन इलाकों में धर्मांतरण का खेल होता है या जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। तो बता दें कि ज्यादातर दूर दराज के इलाके जहां सुविधाओं का अभाव होता है वहां धर्मांतरण का खेल जारी रहता है। जहां पर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वहां ईसाई मिशनरीज ऐसे इलाके में अपनी पैठ बढ़ा लेती है। इन इलाकों में गरीब लोगों को आर्थिक मदद का लालच दिया जाता है, जैसे कुछ पैसे देंगे, बेटी की शादी में मदद करेंगे। इसके अलावा बीमारी दूर करने का झांसा भी लोगों को दिया जाता है और इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाने का लालच भी लोगों को दिया जाता है। मतलब कहा जाता है कि धर्म अगर आपने बदल लिया, मतलब अगर आप धर्म बदल लोगे तो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। इन्हीं बीमारियों को ठीक करने का झांसा देकर गरीब लोगों को फंसाया जाता है और जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाने का लालच दिया जाता है। जिनके पास पैसों की कमी होती है उनके बच्चे ऐसे लोगों के पास पढ़ने चले जाते हैं और जब बच्चे वहां पढ़ते हैं तो इस दौरान बच्चों और उनके घर वालों का ब्रेन वॉश किया जाता है। धर्मांतरण के मामले बढ़ने लगे तो कई राज्यों ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाना शुरू किया। फिलहाल देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। इनमें अगर राज्यों के नाम आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी राज्य शामिल हैं और इन सभी राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना के एनएमसीएच में फिर एक बार चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ऑपरेशन के लिए भर्ती मरीज की 5 उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया। अब इस घटना पर अस्पताल पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। एनएमसीएच में चूहों की आतंक की ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच एक बार फिर सुर्खियों में है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पैर की 5 उंगलियों को चूहों ने ही कुतर दिया। डायबिटीज के मरीज अवधेश कुमार 20 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे। एक पैर वो पहले ही गंवा चुके थे, दूसरे पैर में परेशानी के बाद ऑपरेशन किया गया था। लेकिन इस बीच अस्पताल में चौंकाने वाली घटना हो गई। डायबिटीज के मरीज अवधेश कुमार की 5 उंगलियों को चूहों ने तब कुतर दिया जब वो गहरी नींद में थे। सुबह जब परिजन मरीज को देखने पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही पर सवाल उठाए। वहीं अस्पताल प्रशासन का भी मानना है कि अस्पताल में चूहों का आतंक है। रात में चूहा काटा था, उठ के पेशाब बाथरूम लगा था, तब बाथरूम कर रहे थे, हमें उठाया इसको तो देखते हैं कि खून से तोशा की तकिया है ना, ये तकिया खून से लपसल है। हम चूहा देखे बहुत मोट मोट, सर खिड़की में आता है तो वो रूम में जाता है, रूम में सही रूम में बस नीचा सुतने वाला को बड़ा हैरान करता है। बैंडेज किया हुआ अंगुली को जो है बैंडेज काट करके अंगुली काट लिया, 5 अंगुली आधा कर दिया, पूरा ब्लड से जो लथपथ हो। अभी तक चूंकि कोई डैमेज नहीं हुआ था तो बहुत ज्यादा हम लोग उसके पीछे पड़े नहीं थे, लेकिन इधर मरीज को काट लिया सुने चूहा। हालांकि डैमेज बहुत कम है, छोटा सा कुतरा है, हल्का सा पैर। बिहार चूहों के कारनामों से लगातार सुर्खियों में है। बिहार में चूहे कभी शराब पीते हैं तो कभी शव को ही कुतर देते हैं, कभी मरीज की आंख निकाल लेते हैं। एनएमसीएच में चूहों ने बड़े बड़े कारनामे किए। करीब 8 महीने पहले भी इसी अस्पताल में एक मरीज की आंख चूहों ने ही कुतर दी थी। इससे पहले अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में शवों को भी चूहे कुतर चुके हैं। अब चूहों ने मरीज के पैर की 5 उंगलियों को ही कुतर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट।
देखिए, तो पटना के एनएमसीएच के हॉस्पिटल में चूहों का आतंक इस कदर हो चुका है, जो मरीज यहां ठीक होने के लिए आते हैं उन मरीजों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।